हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑलरेडी नो कि हमने लास्ट लेक्चर में इस बात को बड़े अच्छे से समझ लिया कि डेफिशिएंसी इन डिमांड एंड एक्सेस इन डिमांड के पहले अनएम्प्लॉयमेंट की थ्योरी हमको समझनी थी, जो कि अब हम जान चुके हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के तरीके, नेचर क्या क्या होती है। बहुत सारे हमने उसके टाइप्स देखे हैं। हम ये भी समझ चुके हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। हमने देखा कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा इकोनॉमी में होता है। कब होता है? कभी फैक्ट्री चलते चलते मशीन बंद हो गई तो उस पर्टिकुलर आधे दिन के लिए लेबर को कोई काम नहीं मिला, तो ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसे इग्नोर ही नहीं किया जा सकता, ये होगा ही होगा। दो टाइप देखे थे हमने, बड़े इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, रिवाइज करते रहिएगा, समझते रहिएगा, डाउट आए तो पूछते रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट डिस्कशन में ये बहुत अच्छे से भी समझ लिया कि हम जो इक्विलिब्रियम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं वो रिसोर्सेस के यूटिलाइजेशन को कंसीडर नहीं करता। वो तो सिर्फ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर आ गई, बस इक्विलिब्रियम मिल गया, उतने में ही खुश हो जाता है। लेकिन अगर हम डेफिशिएंसी इन डिमांड एंड एक्सेस इन डिमांड के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो हमको ये समझना पड़ेगा कि डिमांड के लेवल अलग अलग होते हैं। कब कब अलग अलग होते हैं? जब हम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पूरा करते हैं। अब आप एक बात समझिए, हमने जो पिछले दो चैप्टर पढ़े हैं बार बार एक बात पे फोकस किया है कि जो एग्रीगेट डिमांड हम यूज करते हैं, ये एग्रीगेट डिमांड होती है हमारी प्लान। ये एक्चुअल नहीं होती है, ये क्या होती है? ये प्लान्ड होती है। ठीक है। सो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड जो है, अगर प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड पूरे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने पर जो डिमांड बनती उससे कम है, मैं भी एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, बड़े आसानी से समझ में आएगा, चिंता ही मत करो। जो प्लान्ड आपकी डिमांड है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्लान की हुई डिमांड है, आपकी इकोनॉमी की जो प्लान की हुई डिमांड है, वो अगर फुल रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे जो डिमांड होती उससे अगर कम है तो इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। कैसे सर? पकड़ में नहीं आई बात? चलो बात को पकड़ते हैं अच्छे से। आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, जितने भी आपकी इकोनॉमी में रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ के रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी में है, 1000 करोड़ के रिसोर्सेज हैं जो कि हमारी इकोनॉमी के पास है। अगर हम पूरे 1000 करोड़ के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते, मतलब हम उन सभी 1000 करोड़ के रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करते, तो हमारा प्रोडक्शन जो है, हमारी जो सप्लाई है, वो कितनी जनरेट होती? फॉर एग्जांपल 10,000 करोड़। ठीक है। 1000 के फुल यूटिलाइजेशन पे हम सप्लाई क्रिएट कर सकते हैं कितने की? 10,000 की। लेकिन जो हमने एग्रीगेट डिमांड प्लान की है, जो एग्रीगेट डिमांड हमारी जो प्लान्ड है, फोरकास्टेड हमारी जो डिमांड है, वो है 7,000 की। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि जितने रिसोर्सेज हैं उनको अगर पूरा यूज कर लिया जाता तो हमारी जो डिमांड है वो कितनी हो सकती थी? हमारी जो टोटल सप्लाई है वो कितनी हो सकती थी? 10,000। कितनी हो सकती थी? 10,000। देखो मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ। रिसोर्सेज जो है हमारे वो कितने थे? 1000। ठीक है। अब इन 1000 रिसोर्सेज पे प्रोडक्शन कितना कर सकते थे हम? 10,000 का। ठीक है। हम जानते हैं इक्विलिब्रियम जब आता है तो ये पूरा 10,000 सेल हो जाता, तो ये प्रोडक्शन ही हमारा क्या बनता? एग्रीगेट सप्लाई। अरे एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड पे ही तो इक्विलिब्रियम आता है। तो अगर हम फुल रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे इक्विलिब्रियम ढूंढते तो 10,000 पे इक्विलिब्रियम आता।
जबकि हमने प्रोडक्शन को, जो हमारा प्लान्ड प्रोडक्शन है जिसको हम एग्रीगेट डिमांड भी बोलते हैं, ये हमारा प्लान्ड प्रोडक्शन या एग्रीगेट डिमांड जो है वो कितना है, ओनली 7000 यूनिट। कितना है, ओनली 7000 यूनिट। तो 10,000 की एग्रीगेट सप्लाई हो सकती थी, लेकिन सिर्फ कितने की है, सिर्फ 7000 की एग्रीगेट सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है। मतलब 3000 की अभी भी डेफिशिएंसी है। किसकी, 3000 की और डिमांड होती तो हम 3000 और बना के बेच सकते थे। रिसोर्सेस अनयूटिलाइज्ड रह जाएंगे जब डेफिशिएंसी इन डिमांड होगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। हमको 1000 लोग मिलके 10,000 बनाते हैं, 7000 बनाने के लिए तो 700 ही लोगों की जरूरत पड़ेगी। 300 लोग तो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, जॉब ही नहीं दे पाएंगे। क्या कहेंगे उनसे, सर डिमांड ही नहीं है, आपको नौकरी कैसे दें, आप जो बनाओगे उसकी तो सेल ही नहीं हो पाएगी। आपको मेरी बात पकड़ में आई थिंक आ रही है अब। मतलब मैं अगर कहूं एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन, ये कौन सी एग्रीगेट डिमांड है, ये प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड है। हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड से कम है। मतलब बहुत आसान भाषा में कहूं तो जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है प्लान की हुई, वो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट सप्लाई से कम है। सब लोगों को पूरे टाइम फुल नौकरी देने के बाद जो सप्लाई हम क्रिएट कर सकते हैं वो हमारी डिमांड से अगर ज्यादा है, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम पिछले चैप्टर में आया था उसमें हमारे रिसोर्सेज अनयूटिलाइज्ड रह जाएंगे। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अभी जब हम डिजाइन करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस समझेंगे, तो और भी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। पहली बात जो समझनी थी वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे जब हम सब लोगों को जॉब देते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट पे जो एग्रीगेट डिमांड हम क्रिएट कर सकते थे, जो एग्रीगेट सप्लाई हम क्रिएट कर सकते थे। हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, सर आप एग्रीगेट डिमांड भी बोल रहे हैं और एग्रीगेट सप्लाई भी बोल रहे हैं। सो मैं आपको समझाऊं, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा है कि इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई पे आता है। ठीक है, अभी आपने प्लान किया हुआ है कितना, 7000 का। तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए सप्लाई भी कितनी क्रिएट करोगे, सिर्फ आप 7000 की, लेकिन आपकी कैपेसिटी कितनी है, 10,000 की। तो 10,000 की कैपेसिटी और सिर्फ कितना जनरेट कर रहे हो, 7000 फॉर द पर्पस ऑफ इक्विलिब्रियम। किसके लिए कर रहे हैं हम ये सब, इक्विलिब्रियम के लिए कर रहे हैं। सो इक्विलिब्रियम के लिए आपने 300 लोगों को, क्योंकि 7000 बनाने के लिए तो 700 लोग ही चाहिए, 300 लोग तो आपने बेरोजगार छोड़ दिए। सो अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था आपका 7000 पे। ये चैप्टर हमको यही बताना चाह रहा है कि डेफिशिएंसी इन डिमांड और एक्सेस इन डिमांड की वजह से आपका जो इक्विलिब्रियम है वो आपकी इकोनॉमी का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन या बेस्ट सिचुएशन नहीं है। आप जब 7000 इज इक्वल्स टू 7000 पे इक्विलिब्रियम पा रहे हो, उस टाइम भी आपके यहाँ 300 लोग बेरोजगार हैं और आप कह रहे हो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है, हम तो बेस्ट सिचुएशन में है। नहीं साहब, जब आपके यहाँ लोग बेरोजगार हैं तो आप बेस्ट सिचुएशन में नहीं हो सकते। गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेफिशिएंसी इन डिमांड। नाउ इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सा ग्राफ है जो हमको बनाना है। देखिए मैं आपको अलग से भी बना के दिखा देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ड्रॉ हमने किस तरीके से किया है। ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ठीक है, और ये हमारा प्लान्ड एडी कर्व है। ये क्या है, हमारा प्लान किया हुआ एडी कर्व। कौन सा है ये, प्लान किया हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम, क्या कह रहा हूं मैं, लेकिन अगर हम हमारे सभी लोगों को नौकरी दे देते, अरे एग्रीगेट डिमांड मतलब प्रोडक्शन है, जो आप प्रोड्यूस करते हो वही हमारी डिमांड होती है। हमने बहुत समझाया लास्ट चैप्टर में, प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना। जो हमारा प्रोडक्शन है वही हमारा डिमांड है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था इकोनॉमी ऑलवेज हैव एक्सेस कैपेसिटी। आप जो कुछ बनाएंगे इकोनॉमी कंज्यूम कर लेगी, इकोनॉमी के पास खूब जगह होती है। अगर हम हमारे उन बचे हुए 300 भाइयों को भी नौकरी दे दें,
फुल एम्प्लॉयमेंट तो हमारा, अरे नौकरी देंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एडी बढ़ेगा, एडी बढ़ेगा तो ये क्या हो गया हमारा नया एग्रीगेट डिमांड, कौन सा, फुल एम्प्लॉयमेंट वाला। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट वाला एग्रीगेट डिमांड। पहले हमारा इक्विलिब्रियम यहां आ गया था, अब हमारा इक्विलिब्रियम यहां आया है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये वाला, ये किसकी वजह से है, ये डेफिशिएंसी इन डिमांड की वजह से है। हम हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, हम हमारा इक्विलिब्रियम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ क्या है, हम हमारे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे ध्यान नहीं दे रहे। हम इस वाले इक्विलिब्रियम पे पिछले चैप्टर में खुश हो गए, हम ये जो हमारा इक्विलिब्रियम था इस पे हम पिछले चैप्टर में खुश हो गए, जबकि हम तो ये इक्विलिब्रियम पा सकते हैं। ये अगर मैं जीडीपी यहाँ पे लिखूं, जीडीपी का रिप्रेजेंटेशन होता है वाई कह लो, जीडीपी कह लो, इनकम कह लो, हम जानते हैं। हम ये था हमारा से 100,000 करोड़, और ये कितना आ रहा है यहाँ पे 150,000 करोड़। 50 इतना जीडीपी का नुकसान हम कर रहे थे, हम तो इक्विलिब्रियम मिलते ही खुश हो गए थे। तो ये चैप्टर इसीलिए दिया है कि पिछले चैप्टर में जो इक्विलिब्रियम पाके आप खुश हुए हैं ना, वो खुशी आपकी ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम के वक्त आपके रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन पूरा हुआ है या नहीं हुआ। इसको हम क्या कहते हैं यारों, इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ड्यू टू डेफिशिएंसी इन डिमांड। तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी हमको, हमारा जो जीडीपी है वो डाउन जा रहा था, किसकी वजह से, ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन और नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। और ये अंडर यूटिलाइजेशन एंड नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारा क्यों हो रहा था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं थी। ये तो प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, अभी हम सॉल्यूशन की बात भी करेंगे। ये क्यों होता है, ये जो अभी अभी हमने उधर बना के समझा, ये क्यों होता है, रीजंस क्या है, कॉजेस क्या है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में कुछ अलग कारण है और फोर सेक्टर इकोनॉमी में कुछ अलग कारण है। टू सेक्टर एंड फोर सेक्टर का मतलब क्या है सर, बताया हुआ है पहले। टू सेक्टर में सिर्फ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स होते हैं, फोर सेक्टर में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी शामिल हो जाता है। टू सेक्टर इकोनॉमी क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में कि डेफिशिएंसी इन डिमांड रह जाती है, लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, लोग अपना कंजम्पशन कम कर लेते हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान ही आप देख लीजिए, लोगों ने अपना खर्चा कम कर दिया क्योंकि इनकम के सोर्स कम हो गए, ठीक है। रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, अरे इनकम कम है तो इन्वेस्टमेंट भी कम है, सिर्फ कंजम्पशन थोड़े डाउन जाएगा। अगर कंज्यूमर कंजम्पशन कम कर देगा तो प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कम कर देगा, उनकी भी इनकम कम होने लग गई क्योंकि। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में डिमांड के कम रहने का जो सबसे बड़ा रीजन है, लोग खुद डिमांड करना कम कर देते हैं, प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट करना कम कर देते हैं, इस वजह से डेफिशिएंसी इन डिमांड होती है। फोर सेक्टर इकोनॉमी में भी ये दो प्रॉब्लम्स तो कॉमन है क्योंकि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर तो वहां पे भी है, ठीक है। लेकिन वहां पे और भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जैसे गवर्नमेंट भी अपना एक्सपेंडिचर गिरा देती है। कई रीजन हो सकते हैं, टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट के पास कम आया है, तो इस वजह से जो है फोर सेक्टर इकोनॉमी में डेफिशिएंसी इन डिमांड रह जाती है क्योंकि गवर्नमेंट भी डिमांड क्रिएट करती है एक्सपेंडिचर करके। गवर्नमेंट ने अगर अपना खर्चा गिरा दिया तो डेफिशिएंसी इन डिमांड रह जाएगी। एक्सपोर्ट कम होने लग गए, एक्सपोर्ट कम होने लग गया तो प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो डाउन चला जाएगा। कहने का मतलब ये है, एक्सपोर्ट अगर कम है मतलब डिमांड कम आ रही है, बाहर से डिमांड कम आ रही है, तो हमको पता है हमारा इक्विलिब्रियम डाउन चला जाएगा। देन राइज इन इंपोर्ट, इंपोर्ट बहुत बढ़ गया। अब अगर एक्चुअली इंपोर्ट बढ़ जाएगा ना तो हमारा जीडीपी नहीं बढ़ेगा,
हम इंपोर्ट करके इंडिया में चीजें लाने लग गए, तो हम तो प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे। तो जब हम इंडिया से बाहर से चीजें ला रहे हैं तो हमारा पैसा इंडिया के बाहर जा रहा है, वो एक्सपेंडिचर इंडिया में मनी फ्लो क्रिएट नहीं कर पा रहा। ये एक रीजन है डेफिशिएंसी इन डिमांड का, क्योंकि लोकल लेवल पे आप डिमांड क्रिएट नहीं कर रहे, आप तो विदेश में जाके डिमांड क्रिएट कर रहे हो, और हमें तो हमारी इकोनॉमी की डिमांड से मतलब है। उसके बाद इंक्रीज इन टैक्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर टैक्स बढ़ गया तो लोगों का खर्च करने लायक पैसा, डिस्पोजेबल इनकम, समझते हो आप? डिस्पोजेबल इनकम मतलब आप मान लीजिए 10,000 रुपए कमाते थे, पहले टैक्स लगता था 1,000 रुपए, तो 9,000 रुपए अवेलेबल थे खर्च करने के लिए। अब गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा के 2,000 कर दिया, तो अब आप खर्च सिर्फ कितना कर पाओगे? 8,000 रुपए। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर टैक्स बढ़ गया तो आपकी खर्च करने लायक इनकम, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, और जब डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है उस सिचुएशन में आप खर्चा कंजम्पशन पे और इन्वेस्टमेंट पे दोनों पे कम करते हो। और हम जानते हैं जब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पे खर्चा कम होता है उस सिचुएशन में डेफिशिएंसी इन डिमांड क्रिएट होती है। देखो डेफिशिएंसी इन डिमांड का बड़ा सीधा सीधा सा मतलब है यारो, क्या है वो? आप लोगों ने खर्चा करना कम कर दिया। पहले आप बाजार में जाते थे तो 2,000 रुपए खर्च कर देते थे, अब सिचुएशन लॉकडाउन की है तो आप 1,000 रुपए ही खर्च कर रहे हो, तो आपने 1,000 रुपए से डिमांड कम कर दी ना, क्रिएट करना। इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी इन डिमांड। अब आपके 1,000 रुपए कम खर्च करने पर किसी की नौकरी तो जाएगी, क्योंकि अब उसको देने के लिए प्रोड्यूसर के पास सैलरी नहीं है। तो ये एक कनेक्टेड चेन है पूरी की पूरी। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। डेफिशिएंसी इन डिमांड का मतलब क्या? जितना हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे सप्लाई क्रिएट कर सकते हैं, उस सप्लाई को मैच करने के लिए डिमांड हमारी इकोनॉमी में जनरेट नहीं हो रही, इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी इन डिमांड। हमने उसको ग्राफ पेपर पे एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से हमने उसको देख लिया कि किस तरीके से डेफिशिएंसी इन डिमांड की वजह से आपका इक्विलिब्रियम डाउन आ जाता है, जबकि आप हायर लेवल ऑफ जीडीपी कमा सकते हो, लेकिन आप ड्यू टू डेफिशिएंसी इन डिमांड लोअर लेवल ऑफ जीडीपी पे ही खुश रहना सीख लेते हो। उसके बाद हमने रीजंस देख लिए, 2 सेक्टर एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी में अपने अपने रीजंस हैं जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाती है। कॉन्सिक्वेंसेस की अब हम बात करते हैं। देखो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस इस डेफिशिएंसी इन डिमांड के होंगे। डिस्कशन में हमने बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस तो समझ लिए, बट फिर भी हम इनको दोबारा एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आएगी वो क्या आएगी? देखो सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मैंने आपको बताया था ना, आप तो कम पे ही खुश हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा इक्विलिब्रियम आ गया, यू आर वेरी हैप्पी सिचुएशन में आ जाएंगे, लेकिन वो सही इक्विलिब्रियम नहीं है। उस इक्विलिब्रियम पे हमारे एग्जांपल में 300 लोग बेरोजगार थे, तो अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज हो जाएंगे आपके। आपका जो प्लांट आउटपुट है वो आपके पोटेंशियल आउटपुट से कम हो जाएगा। जितना आपकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी पे आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आप 10,000 यूनिट बनाकर बेच सकते थे, लेकिन आप 7,000 पे खुश थे, जो मैंने एग्जांपल आपको दिया। लॉस ऑफ द पोटेंशियल जीडीपी, 3,000 के जीडीपी का लॉस हमें हो रहा था हमारे एग्जाम्पल में। तो डेफिशिएंसी इन डिमांड का सबसे पहला नुकसान क्या होगा? आपका जो इक्विलिब्रियम आएगा उस पे आपके रिसोर्सेज पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहे होंगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी? अनडिजायर्ड स्टॉक आपके यहाँ रहने लग जाएंगे। अब चलो हम तो कहते हैं कि हो सकता है किसी बच्चे के मन में आ जाए कि सर हम तो बना लेते हैं ना, हम तो लोगों को 1,000 लोगों को नौकरी दे देते हैं, 10,000 बना देंगे, 3,000 रखा रहेगा। ये भी एक प्रॉब्लम है कि अनडिजायर्ड स्टॉक आपके रहेंगे। आपकी जो सप्लाईज है, वो जो 3,000 एक्स्ट्रा आप बनाओगे ना दोस्तों, वो रखा रहेगा। अनडिजायर्ड स्टॉक होने से क्या होगा? वो अनसोल्ड रहेगा, क्योंकि डिमांड कम है। इसकी वजह से क्या होगा? अब देखो सिंपल सी बात है, आपने सप्लाई ज्यादा क्रिएट कर दी और डिमांड है ही नहीं। 11th में हमने पढ़ा है, सप्लाई ज्यादा और डिमांड अगर नहीं है तो प्राइजेस गिर जाएंगी। प्राइजेस गिरेंगी तो आप किसको न्योता दे रहे हो अपनी इकोनॉमी में? डिफ्लेशन को। आपकी इकोनॉमी में डिफ्लेशन मतलब सुस्तीपना, सस्ताई, लो प्राइजेस, चीप रेट पे प्रोडक्ट आपकी मार्केट में आपको बेचने पड़ेंगे, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही बुरा
इंप्रेशन है। अब अगर डिफ्लेशन होगा तो लॉस ऑफ द प्रॉफिट होगा यार। आपको लॉस ऑफ द प्रॉफिट का सिंपल सा रीजन है, प्राइजेस गिर गई। प्राइजेस अगर गिर गई तो प्रॉफिट आपको कम कमाना पड़ेगा। पहले आप 30% का मार्जिन कमा रहे थे, अब क्योंकि बाजार में डिमांड ही नहीं है तो आपको 10%, 12%, 15% के मार्जिन पे चीजें बेचनी पड़ेगी। ठीक है ना। देखिए डेफिशिएंसी इन डिमांड का जो सबसे बड़ा नुकसान है ना, वो मैंने सर्कल किया है इसीलिए। तो इसको अब हम समझते हैं। ये जो पूरा ऊपर डिस्कशन है, ये पूरा डिस्कशन इसी बारे में है कि किस तरीके से डिफ्लेशनरी गैप क्या क्रिएट कर रहे हैं। ये क्रिएट कर रहे हैं डिफ्लेशनरी गैप। ये जो डिफ्लेशनरी गैप है, जस्ट अ सेकेंड, ये डिफ्लेशनरी गैप इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय द डेफिशिएंसी इन डिमांड। कैसे क्रिएट होता है डिफ्लेशनरी गैप? लैक ऑफ द डिमांड क्रिएट्स डिफ्लेशनरी प्रेशर। अरे अभी अभी हमने देखा कि अगर मान लीजिए डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो इसकी वजह से आपको चीजें सस्ती बेचनी पड़ेगी। सस्ती बेचने का मतलब ही यही है, डिफ्लेशन का प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसी इकोनॉमी जिसमें चीजें सस्ती होती चली जा रही हैं, बायर ही अवेलेबल नहीं है, वहां पे लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते, इन्वेस्टमेंट का लेवल डाउन चला जाता है। लो इन्वेस्टमेंट लो जीडीपी, इतना तो हम समझते हैं। अगर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन गिर जाएगा, प्रोडक्शन गिरेगा तो जीडीपी गिर जाएगा, जीडीपी गिरेगा तो डिफ्लेशन आना तय है। चीजें आपको सस्ती बेचनी पड़ेगी क्योंकि बायर अवेलेबल नहीं है। डिफ्लेशनरी गैप इज इक्वल्स टू डेफिशिएंसी इन एग्रीगेट डिमांड। जितनी आपकी कैपेसिटी के मुकाबले में डिमांड कम होगी, जैसे हमारे एग्जाम्पल में 10,000 हमारी कैपेसिटी थी और 7,000 ही हमारी डिमांड थी, 3,000 की डेफिशिएंसी पड़ रही थी। ये 3,000 की डेफिशिएंसी ही डिफ्लेशनरी गैप के नाम से जानी जाती है। क्यों आता है ये? बिकॉज लो डिमांड एंड हाई सप्लाई विल क्रिएट डाउनफॉल। क्योंकि डिमांड तो होगी कम और सप्लाई हो जाएगी ज्यादा, प्राइजेस चले जाएंगे डाउन, लॉस ऑफ द प्रॉफिट होगा, बहुत ज्यादा स्टॉक रखे रहेंगे सेलर्स के पास में, लोगों की इनकम कम होगी तो लोगों की जॉब जाने लग जाएगी, जॉब जाने लग जाएगी तो आपका इक्विलिब्रियम नीचे आ जाएगा। हम ये कमा सकते थे लेकिन हमको इस पर ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा, इसकी वजह से चीजें आपकी इकोनॉमी में सस्ती होंगी। सो डिफ्लेशनरी गैप को कवर करने के लिए गवर्नमेंट को फिर बहुत सारे मेजर्स उठाने पड़ते हैं, उन मेजर्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यही 4 बातें हमको बड़े अच्छे से समझनी है। क्या क्या? डेफिशिएंसी इन डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हमको समझना है किस तरीके से इसको ड्रॉ किया जा सकता है, मेजरमेंट कैसे होगा। उसके बाद हमने रीजन समझे, 2 सेक्टर के अलग, 4 सेक्टर के अलग, और फिर हमने कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं उसके। बड़े ध्यान से इस चैप्टर को आप पढ़िए। आपके सिलेबस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल इनकम के कंपैरिजन में ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क्स के हिसाब से उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मार्क्स का टॉपिक है। प्लीज इन चैप्टर्स को, इन तीनों ये 3 चैप्टर का एक पूरा कॉम्बो है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, एंड उसके बाद डेफिशिएंसी इन डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। तो प्लीज इनको आप बड़ा ध्यान से करिए। डाउट कोई भी हो पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का एक्सेस इन डिमांड को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।